अगर झूठ बोलने पर अगर किसी को नोबेल प्राइज़ दिया जा सकता है तो वो नोबेल प्राइज़ की हकदार ममता बनर्जी है, जो सच बोलना नहीं जानती है। ममता बनर्जी बंगाल में एक ऐसा काला इतिहास लिख के जा रही हैं कि बंगाल में हिंदुस्तान के तरफ में जो इंडस्ट्री बनाने के लिए जो भी एंटरप्रेन्योर हो, इन्वेस्टर हो, जो यहाँ आना चाहते थे, उन सब के लिए दरवाज़ा बंद कर दिया उन्होंने। यहाँ पर गोली बम बारी का कारखाना बना रही है। गांव-गांव में आज बम फटता है, बच्चों के स्कूलों में बम फोड़ा जाता है, जहाँ बच्चे की मौत हो रही है। चोपड़ा में बम फटता है, प्राइमरी स्कूल में बच्चे की मौत हो जाती है। तो ये स्कूलों में बम का कारखाना बना दे रही है। गांव-गांव में अभी बम और गोली हथियार बन रहा है। तो ये बंगाल हमको नहीं चाहिए। हम लोगों को चाहिए बंगाल में रोज़गार का काम हो, इंडस्ट्री बने। वो सारा रास्ता बंद कर दिए। देखिए, मैं सियासत में अभिषेक बनर्जी जो है वो बंगाल में जिस तरह सर्कस हम लोग बचपन में देखते थे, जब सर्कस में आप सीरियस एडवेंचर्स को देखने के बाद दिमाग को हल्का करने के लिए जोकरों का खेल होता है, तो उसी तरह जब सियासत में आदमी ज़्यादा उलझ जाता है ना, तो यहाँ भी अभिषेक बनर्जी को जोकर के तरह सामने खड़ा कर दिया जाता है। पर अगर ममता बनर्जी का नाम हटा दिया जाए और अभिषेक बनर्जी को सड़क पर उतार दिया जाए ना, तो अभिषेक बनर्जी की कोई पहचान नहीं है सियासत में। मैं हूं मोहम्मद तनवीर, आप देख रहे हैं द इको लाइव। देश भर में चौथे चरणों का चुनाव मुकम्मल हो चुका है और 5वें चरण की तैयारी इलेक्शन कमीशन की तरफ से शुरू कर दी गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त कांग्रेस के लीडर अली इमरान रम्ज, जिसे विक्टर के नाम से जानते हैं, इन्होंने रायगंज लोकसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। इनका चुनाव हो चुका है, हम बातचीत करेंगे। पहला सवाल हमारा ये है कि बंगाल में किस तरह आप चुनाव को देख रहे हैं? आप मुर्शिदाबाद और बहरमपुर भी गए थे, क्या लग रहा है बंगाल में इंडिया अलायंस की कितनी सीटें मिल सकती है? सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए, बंगाल में चुनाव जो है ये इंडिया जोट, ये पूरे हिंदुस्तान में एक लहर की तरह फैल रही है। जितना फेज़ आगे बढ़ता जा रहा है उसमें एनडीए या बीजेपी की हालत पतली होती जा रही है। और आज सवाल बंगाल में ममता के खिलाफ और मोदी के खिलाफ एक लहर है और लोग इंडिया जोट पर या वाम कांग्रेस जोट पर ही भरोसा कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसका जो चुनाव अब तक हो चुके हैं बंगाल में, उसमें उत्तर बंगाल में ज़्यादातर सीटों पर जोट का खाता खुल चुका है। सिर्फ चुनाव के बाद जो गिनती है उसका इंतज़ार हम लोगों को है। लेकिन बहरमपुर में देखा गया है कि यूसुफ पठान को लेकर काफ़ी वहाँ पर लोगों में उत्साह है और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जीत का जश्न मना रहे हैं। देखिए, ये जीत का जश्न जो है ये सिर्फ टीएमसी का एक प्रोपोगंडा है, क्योंकि जब पहले फेज़ का चुनाव हुआ कूच बिहार में, उसके बाद भी देखा गया जीत के नाम पर एक जश्न मनाया गया, पटाखे फोड़े गए, जुलूस निकाला गया। ये कूच बिहार में भी हुआ, जलपाईगुड़ी में हुआ, अलीपुरद्वार में हुआ, उत्तर दिनाजपुर में हुआ, हर जगह ये हम लोगों ने देखा है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि बाकी के फेज़ में जहाँ चुनाव होना बाकी है उस जगह पे लोगों को ये यकीन दिलाना कि हम पिछले चुनाव जहाँ हो चुकी है उसमें हमने बेहतर किया है। ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश तृणमूल कर रही है, लेकिन लोग समझ चुके हैं, इसलिए वो जीत का जश्न मनाए या पटाखे फोड़े उससे कोई असर नहीं पड़ता है। 4 तारीख को जो असल जश्न होगा वो इंडिया जोट का होगा। इमरान भाई, अब रायगंज पर सवाल ले लेते हैं कि रायगंज में जिस तरह से आपका कैंपेनिंग रहा, सीपीआईएम के लोग भी काफ़ी आपकी हिमायत की, रैलीज में काफ़ी भीड़ देखने को मिल रहे थे, लेकिन सोशल मीडिया में 2 तरह की खबरें सामने आ रही थी कि अली इमरान रम्ज वोट कटुआ साबित होंगे। देखिए, ये तो चुनावी तौर पर अपनी अपनी पार्टी का अपना बयान है। ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस का उम्मीदवार अली इमरान रम्ज जो है वो वोट काटने के लिए आया है। तो भाई सच्चाई ये है कि बंगाल में आज वोट काट के बीजेपी को मदद करने का काम ममता बनर्जी आरएसएस का एजेंट बन के कर रही है। और रायगंज लोकसभा में जहाँ तक बात है तो तारीख इस बात की गवाह है कि रायगंज में कभी भी टीएमसी का एमपी नहीं रहा है। वहाँ या तो कांग्रेस रहा है या तो सीपीआईएम रहा है। एक एक्सीडेंटल विन जो है वो बीजेपी का हुआ पिछली बार 2019 में। उसके अलावा वहाँ कभी भी तृणमूल वहाँ नहीं जीती है। तो जिसका कभी वहाँ पर एमपी रहा ही नहीं, वो वहाँ पर जाकर 5-5 सभा करती हैं सिर्फ इसलिए कि वहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार को हराना है।
कल तक उन्हीं के लोगों का ये नारा था कि विक्टर कोई फैक्टर नहीं है। अगर विक्टर कोई फैक्टर नहीं था तो मुख्यमंत्री को 5-5 सभा करने की क्या ज़रूरत थी, और वो भी उन जगहों पर जिन जगहों पर माइनॉरिटी का वोट है। सिर्फ माइनॉरिटी के वोट को बिगाड़ने का काम करने के लिए ममता बनर्जी गई ताकि बीजेपी को फ़ायदा हो। लेकिन जहाँ पर बीजेपी का गढ़ था कलियागंज, वहाँ पे वो एक भी सभा नहीं करती हैं ताकि बीजेपी को नुकसान ना पहुँचे। तो ये तो साफ जाहिर हो रहा है ना कि ममता बनर्जी का इरादा साफ था कि भाई हम जीत नहीं सकते तो यहाँ पर दूसरे किसी को जीतने नहीं देना होगा, या टीएमसी नहीं जीतेगी तो बीजेपी को जिताना मेरा काम है। वही काम को वो कर रही थी। रिजल्ट क्या होगा इमरान भाई? जिस तरह से चुनाव के दिन देखा गया कि जय बांग्ला का स्लोगन दिया गया टीएमसी कार्यकर्ता की तरफ से, आपने मीडिया से कहा कि ये स्लोगन बांग्लादेश से है, तो क्या लगता है इस बार रायगंज के आवाम का मूड बदल गया था? देखिए, रायगंज के ही बात नहीं, आवाम का जो है बंगाल की सरकार के खिलाफ जो है एक एंटी इनकम्बेंसी जो वोट है वो तैयार हो चुका है। क्योंकि पिछली पंचायत चुनाव में जिस तरीके से ममता बनर्जी ने जमहूरियत को ख़त्म कर दिया, 27 दिन में 54 लोगों का कत्ल किया गया तृणमूल के ज़रिए, पुलिस गुंडा का काम की, उन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए लोगों ने तय कर लिया है कि बंगाल में टीएमसी को हटाना है और हिंदुस्तान से बीजेपी को हटाना है। और इसलिए लोग एकजुट होकर, कोई मुख्तलिफ पार्टी के लोग भी हों, लेकिन सारे लोग इस बार उम्मीदवार को देखकर, इंडिया जोट को देखकर ही वोट कर रहे हैं। रायगंज लोकसभा के बारे में हम जानेंगे, आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है? मेरा प्रेडिक्शन क्या है कि आवाम का जो मोहब्बत और आवाम का जो दुआ हम लोगों को मिल रहा है, जिस तरह से खबरें आ रही हैं, उससे हमारी जीत पक्की है। रायगंज लोकसभा में जो है वाम कांग्रेस जोट या इंडिया जोट का पहला खाता बंगाल में रायगंज से ही खुलेगा। अगर अली इमरान रम्स विक्टर अगर कामयाब होते हैं तो पहला कौन सा काम होगा? क्योंकि आपने एक इंटरव्यू में कहा कि तकरीबन 2.5 लाख नौजवान जो रायगंज से ताल्लुक़ रखते हैं वो दूसरे स्टेट में मुलाजमत कर रहे हैं। ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारे रायगंज लोकसभा से तकरीबन 2.5 लाख के आसपास नौजवान जो है हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाकर रोज़गार के लिए काम कर रहे हैं, और बंगाल से, पूरे बंगाल से 42 लाख से ज़्यादा नौजवान हैं जो दूसरे स्टेट में जाकर रोज़गार के लिए काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है मेरा बंगाल की सरकार से, ममता बनर्जी से, कि जिस ताकत को बंगाल का इस्तेमाल दूसरे स्टेट के सरकार कर रही है, कि 42 लाख नौजवानों का हुनर, उनके जो अंदर जो काबिलियत है, उनका जो स्किल है, उसको काम में लगाकर दूसरे स्टेट में तरक्की का काम हो रहा है। कहीं पे सड़कें बन रही हैं, कहीं बिल्डिंगें बन रही हैं, कई कारखाने बन रहे हैं, कई फैक्ट्रियां बन रही हैं, उसमें हमारे यहाँ से नौजवान जाकर काम कर रहे हैं और उस स्टेट को कमा कर दे रहे हैं। तो इतनी बड़ी ताकत जब हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों में काम कर सकती है, तो हमारी बंगाल की सरकार अपने ही ताकत को अपने स्टेट में काम में क्यों नहीं लगा सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल है मेरा। जबकि हमारे स्टेट में नेचुरल रिसोर्स की कमी नहीं है। हमारे स्टेट में, यहाँ तक कि सिर्फ नॉर्थ बंगाल की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्थ बंगाल का डोलोमाइट दूसरे स्टेटों में जाके सीमेंट फैक्ट्री में काम आ रहा है। हमारे यहाँ का बांस, जिसे हम बैम्बू कहते हैं, बांस का पैदावार इतना ज़्यादा है नॉर्थ बंगाल में कि हमारे यहाँ का बांस दूसरे स्टेट में जाकर पेपर फैक्ट्री में जाकर बांस इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ से पेपर बन के आ रहा है। हमारे यहाँ का जो है तोलाई पांजी चावल, जो रायगंज में जिसका प्रोडक्शन है, वो पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, दुनिया भर में इसको लोग जानने लगे हैं। इसकी खेती को अगर मार्केटिंग दिया जाए सरकार की तरफ से तो इसकी खेती बढ़ सकती है, किसानों का रोज़गार बढ़ सकता है, इसका मार्केट बड़ा होगा तो इससे कुछ बिजनेस बड़ा होगा। इन सब चीज़ों को क्यों नहीं किया जा सकता है? हमारे यहाँ पर जो है सीमेंट फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं बन सकती? हमारे यहाँ पेपर इंडस्ट्री क्यों नहीं बन सकता है? सिलीगुड़ी की तरफ अगर आप जाएं तो वहाँ पर जो है विधाननगर में अनारस की खेती हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा होती है और पूरे हिंदुस्तान को अनारस हम सप्लाई देते हैं। तो हमारा अनारस ले जाकर वहाँ पर दूसरे शहरों में अनारस बेचा जाता है, उसका जूस बनाया जाता है, उससे ड्राई फ्रूट्स बनाया जाता है, उससे फैक्ट्रियों में कई तरह का प्रिजर्व करके उसके रखा जाता है, एक्सपोर्ट होता है, सारी चीज़ें हो रही है। तो ये सारी फैक्ट्री, ये इंडस्ट्री हमारे नॉर्थ बंगाल में या बंगाल में क्यों नहीं बन सकती है?
तो ये तो सवाल है मेरा सरकार से। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हम दावा करती हैं कि बंगाल में इंडस्ट्री कायम हो रहे हैं, और लेकिन सबसे दिक्कत उनको ये आ रही है, वो बार बार आरोप लगा रही है कि सेंटर से हमें फंड नहीं मिल रहा है। ममता बनर्जी अगर झूठ बोलने पर अगर किसी को नोबेल प्राइज़ दिया जा सकता है तो वो नोबेल प्राइज़ की हकदार ममता बनर्जी है, जो सच बोलना नहीं जानती है। ममता बनर्जी बंगाल में एक ऐसा काला इतिहास लिख के जा रही हैं कि बंगाल में हिंदुस्तान के तरफ में जो इंडस्ट्री बनाने के लिए जो भी एंटरप्रेन्योर हो, इन्वेस्टर हो, जो यहाँ आना चाहते थे, उन सब के लिए दरवाज़ा बंद कर दिया उन्होंने। नंदीग्राम सिंगूर के बाद जो टाटा नैनो का कारखाना बना रही थी, आज वो नैनो का कारखाना भी बनने नहीं दी, किसानों को ज़मीन भी वापस नहीं मिला, और वहाँ से जो रोज़गार पैदा होता वो रोज़गार को भी वो ख़त्म कर दी। ज़मीन भी ख़त्म हो गया, किसान भी ख़त्म हो गया, रोज़गार भी ख़त्म हो गया, इंडस्ट्री भी ख़त्म हो गया। सारी चीज़ों को ख़त्म करने के बाद आज ममता बनर्जी बंगाल के अवाम के पैसे को टाटा ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो केस हुआ था, उस केस में सुप्रीम कोर्ट में टाटा के हक में फैसला किया, 850 करोड़ रुपया या 8,500 करोड़ रुपया वो अभी पब्लिक का फंड टाटा को रिटर्न करना पड़ रहा है। तो ये पब्लिक का पैसा भी बर्बाद की, पब्लिक का ज़मीन भी बर्बाद की, इंडस्ट्री भी बर्बाद की, रोज़गार भी बर्बाद की, किसानों को भी बर्बाद किया ममता बनर्जी ने। उसके बाद अगर आज ये कहती हैं कि यहाँ पर कारखाना बन रहा है, तो कौन सा कारखाना बन रहा है यहाँ पर? यहाँ पर गोली बम बारी का कारखाना बना रही है। गांव-गांव में आज बम फटता है, बच्चों के स्कूलों में बम फोड़ा जाता है, जहाँ बच्चे की मौत हो रही है। चोपड़ा में बम फटता है, प्राइमरी स्कूल में बच्चे की मौत हो जाती है। तो ये स्कूलों में बम का कारखाना बना दे रही हैं। गांव-गांव में अभी बम और गोली हथियार बन रहा है। तो ये बंगाल हमको नहीं चाहिए। हम लोगों को चाहिए बंगाल में रोज़गार का काम हो, इंडस्ट्री बने। वो सारा रास्ता बंद कर दिए। तो ऐसे इनके भरोसे अगर हम बैठे रहें, बंगाल बैठा रहा, तो बंगाल आने वाले वक्त में जो 5 किलो अनाज और 500 रुपया लक्खी भंडार के भरोसे ही ज़िंदा रहना होगा। लोगों का जो अपना रोज़गार सब खत्म हो जाएगा। एक ये सवाल ही हम कर लेते हैं, नेशनल लेवल पे अभी जो दावा किया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से 400, आज ममता बनर्जी ने एक सभा से कहा है कि 198 पार नहीं कर रही है। एज ए कांग्रेस लीडर आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये तो एक है कि नारा है अब की बार 400 पार, ये मोदी जी ने एक नारा दिया है, लेकिन देश की जनता जो नारा दे रही है वो शायद मोदी जी को सुनाई नहीं दे रहा है। देश की जनता अब साफ कह रही है कि अब की बार मोदी तरी पार, अब की बार मोदी तरी पार होगा। इसलिए जनता उसके लिए तय कर चुकी है। पूरे हिंदुस्तान में हर जगह अगर खबर लें, जैसे हरियाणा का देख लें, तो हरियाणा में तो बाज़ाब्ते गांव-गांव में बोर्ड लगा दिया है कि बीजेपी के नेताओं को घुसने नहीं दिया जाएगा। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को सभा करने नहीं दिया जा रहा है। तो ये हालत पैदा हो रही है। तो अब मोदी की हालत को देखते हुए ममता बनर्जी अपना जो लफ्ज़ बदल रही है। कल तक मोदी के लिए इंडिया जोट को छोड़कर आई थी, वो मोदी के लिए वो इंडिया जोट को तोड़ने की कोशिश की थी। वो तो कह रहे हैं अलायंस हमारा दिल्ली में है। ये तो वही बात हो गई कि अलायंस हमारा दिल्ली में है, बंगाल में नहीं है। इसका क्या मतलब है भाई कि ससुराल से पति से ताल्लुकात नहीं है, ससुर से मेरा ताल्लुकात है? तो ये क्या मतलब है कि पति हमको नहीं चाहिए लेकिन ससुर जी चलेगा? तो ये तो वो वाली बात हो गई ना। अगर ससुराल है तो वो शौहर से है, शौहर ही आपको नहीं चाहिए और ससुराल वाले से ताल्लुकात रखना है, तो ये क्या मतलब है? आपको जोट हिंदुस्तान में है तो हिंदुस्तान का जोट, इंडिया जोट जो है वो हर जगह होगा। बंगाल में आप जोट नहीं करती हैं और बंगाल में आप उसके खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा करती हैं, हर जगह आप पहुंचती है। मैं इंडिया जोट का उम्मीदवार था, मुझे हराने के लिए आपने 5 सभा किया। मोहम्मद सलीम इंडिया जोट के उम्मीदवार थे, उनको हराने के लिए आप पहुंची। अधीर रंजन चौधरी अपोजिशन लीडर है, इंडिया जोट के उम्मीदवार है, उनको हराने के लिए आप बीजेपी का 6 महीना पहले जो बीजेपी का प्रचार करता है यूसुफ पठान, उसको 6 महीना बाद आप लाके मुर्शिदाबाद में तृणमूल का उम्मीदवार खड़ा कर देती हैं। तो ये क्या है? ये क्या तमाशा है? आप यहाँ पे इंडिया जोट को हरा रही हैं और वहाँ जाके बोलिएगा आप इंडिया जोट में हैं, ये नहीं होगा। एक आखिरी सवाल रायगंज पे ही लेकर ख़त्म करते हैं। रायगंज में क्या होगा, लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारा पहला इंटरव्यू है आपके इलेक्शन के बाद। देखिए, रायगंज के लोगों ने भरपूर आशीर्वाद और दुआ के साथ वोट दिया है। रायगंज में अवाम की जीत होगी, क्योंकि अवाम का नुमाइंदा के तौर पर वाम कांग्रेस जोट का उम्मीदवार मैं था और मैं इस अवाम पर भरोसा करते हुए चुनाव लड़ा हूं और अवाम की जीत तय है,
क्योंकि आवाम अपनी लड़ाई खुद लड़ी है, मैं सिर्फ उनका नुमाइंदा बन के उनके बीच में गया हूँ। चुनाव आवाम लड़ा है, आवाम ने वोट भी दिया है, आवाम ने मुझे पैसे से भी मदद की है, मेरे लिए पोस्टर भी बनाया है, मेरे लिए झंडा भी लोगों ने खरीदा है, तो सारी चीज़ें आवाम ने की है, तो इसलिए ये जीत आवाम की होगी। अच्छा, एक सवाल ये भी कर लेते हैं कि चंदा वाली जो कहानी है वो सोच आपको कहाँ से मिली? अचानक आप लोगों से चंदा मांगते हैं और मीडिया की सुर्खी भी आप बन जाते हैं। ये भाई इसलिए मांगते हैं क्योंकि मौजूदा हिंदुस्तान की सियासत में एक नया मोड़ आया, जिसको देखने को मिला कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो सरकार में है बीजेपी, उसने अपने ऑपोजिशन की पार्टी कांग्रेस का तमाम अकाउंट को फ्रीज कर दिया ताकि कांग्रेस अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सके, अपना प्रचार नहीं कर सके, पोस्टर बैनर झंडा नहीं लगा सके। तो उस हालत में मैंने पब्लिक के पास ये अपील किया कि बीजेपी की तमाम साजिशों को नाकाम करने के लिए हमारे पास एक ही उम्मीद है, वो है आवाम, देश की जनता। और बीजेपी जो अकाउंट फ्रीज करके ये सोच रही है कि कांग्रेस को रोक दिया जाएगा, तो इसका जवाब भी देश की आवाम को देना होगा कि वो अगर बैंक में ताला लगाते हैं तो उनके हाथ में बैंक है, वो ताला लगा सकते हैं, लेकिन आवाम की जेब पर ताला नहीं लगा सकते हैं। आवाम अपनी जेब से खर्च भी करेगा, चुनाव भी लड़ेगा और वोट भी देगा। आपके इलाके में ममता बनर्जी की तस्वीर होर्डिंग्स देखने को मिले, लेकिन राहुल गांधी की भी एक तस्वीर इलाके में देखने को नहीं मिली। ये आपको नज़र में नहीं आया होगा, क्योंकि मेरा जितना भी होर्डिंग लगा हुआ था उस तमाम होर्डिंग में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी, दीपा दास मुंशी और हमारे जिला प्रेसिडेंट थे और हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, इन सब का ही तस्वीर रहा है। अब कहीं पे हो सकता है कोई बनाया हो, उसने नहीं लगाया, वो अलग बात है, लेकिन जो इन जनरल बना है उसमें सारे लीडर्स का फोटो। बंगाल में कितनी सीटें मिल रही हैं? इंडिया जोट को, वाम कांग्रेस जोट को बंगाल में इस बार 10 से 12 सीट हम लोग ले रहे हैं। लेकिन मोदी जी तो हर सभा से कह रहे हैं कि 30 से 35 सीट आ रही है भारतीय जनता पार्टी की। अरे भाई उनको असल में वो कभी स्कूल गए ही नहीं, उन्होंने खुद कहा है कि मैं स्कूल से आगे पढ़ा नहीं हूँ, इसलिए उनको हिसाब की गिनती में वो हमेशा गड़बड़ा जाता है। कभी बताते हैं मैं 35 साल तक भीख मांग रहा था, कभी कहते हैं मैं 17 साल तक चाय बेचा हूँ, कभी बोलते हैं मैं हिमालय में जाके तपस्या किया हूँ। तो अगर उनके सारे उम्रों को जोड़ा जाए तो उनका उम्र अभी 100 साल पार हो जाना चाहिए था। तो जो आदमी को खुद नहीं पता है कि उनकी उम्र कितनी है और उस उम्र में वो कितनी बार क्या क्या किए हैं, उनके अपने उम्र की गिनती नहीं है, तो उनको सीटों की गिनती क्या होगी? कि एक बार आके अमित शाह बोलते हैं कि हम लोग इस बार यहाँ पे 35 सीट पाएंगे, वो आके कहते हैं हम 42 सीट पाएंगे। तो भाई दोनों के कैलकुलेशन पहले तो आपस में ठीक कर लें कि किनको कितना चाहिए। किसी को 35 चाहिए, किसी को 42 चाहिए। मोदी जी को 400 पार होना है, अमित शाह खुद बोल रहे हैं कि हम लोग इस बार 300 तक, 350 में लिपट जाएंगे। तो ये गिनती अलग अलग है सबकी। अभिषेक बनर्जी सीए की हिमायत करने का ऐलान कर चुके हैं, तो क्या लगता है आफ्टर इलेक्शन अगर बीजेपी को समर्थन की जरूरत पड़ी तो तृणमूल कांग्रेस जा सकती है? देखिए, मैं सियासत में अभिषेक बनर्जी जो है वो बंगाल में जिस तरह सर्कस हम लोग बचपन में देखते थे, जब सर्कस में आप सीरियस एडवेंचर्स को देखने के बाद दिमाग को हल्का करने के लिए जोकरों का खेल होता है, तो उसी तरह जब सियासत में आदमी ज़्यादा उलझ जाता है ना, तो यहाँ भी अभिषेक बनर्जी को जोकर के तरह सामने खड़ा कर दिया जाता है। उन्होंने अब तक जितनी भी बातें कही हैं उसमें मुझे कहीं पर भी कोई पॉलिटिकली उनका कोई एनालिसिस समझ में नहीं आता है। वो सिर्फ आते हैं जोकर की तरह आकर बातें करते हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि सीए का जो कानून है वो 10 दिसंबर 1917 को पास हुआ और उस वक्त 22 एमपी पार्लियामेंट में तृणमूल का था, उसमें एक एमपी अभिषेक बनर्जी भी थे। उस वक्त सीए का कानून पास किया गया पार्लियामेंट में। उस वक्त जो आज इंडिया जोट में जो लोग हैं, इन लोगों ने सब ने कांग्रेस के साथ मिलकर कहा था कि इस पर वोट होना चाहिए, इसके खिलाफ। उस वक्त सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने वोट देने की बात की थी और उस वक्त अभिषेक बनर्जी और उसके साथ के 22 एमपी पार्लियामेंट से बाहर निकल के नाटक कर रहे थे। उस वक्त वो कानून पास किया गया और उसके बाद इन लोगों ने नाटक शुरू किया 21 में कि सीए हम होने नहीं देंगे। और ये अभिषेक बनर्जी जो है ना, ये सियासत में टीएमसी का एक जोकर है जिसको जोकर के तरह पेश किया जा रहा है। इनको सियासत में अगर सही मायने में अगर आवाम के हक में कुछ करना होता या कुछ किया होता तो इनका सियासत में इनका जो है क्या बोलते हैं कंट्रीब्यूशन क्या है, ये ना
टीएमसी छात्र परिषद से आए हैं, इन्होंने कभी छात्र आंदोलन नहीं किया, ना टीएमसी युवा संगठन में इनका कभी कोई भूमिका रहा, ना ये युवा आंदोलन से पैदा हुए, ना ये पार्टी के किसी गण संगठन से पैदा हुए। ये सिर्फ ममता बनर्जी के भतीजे के होने की वजह से टीएमसी में पैदा हुए हैं। तो जिसका सियासत में कहीं पर कोई रोल नहीं है और वो किसी का भतीजा होने की वजह से सियासी कुर्सी उसको मिल गई हो, तो उस कुर्सी पर बैठ के वो सिर्फ तानाशाह बन के यहाँ पे बंगाल में घूम रहे हैं ममता बनर्जी की सरपरस्ती पर। अगर ममता बनर्जी का नाम हटा दिया जाए और अभिषेक बनर्जी को सड़क पर उतार दिया जाए ना, तो अभिषेक बनर्जी की कोई पहचान नहीं है सियासत में। ये थे अली इमरान उर्फ विक्टर, रायगंज लोकसभा के कांग्रेस के उम्मीदवार। देखना है कि आने वाले 4 जून के नतीजों के बाद रायगंज का क्या नतीजा होगा, क्योंकि लोगों की उम्मीदें हैं और भरोसा है। और वहीं दूसरी तरफ बंगाल में 42 सीटें हैं, 42 सीटों में सीपीआई और कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती हैं, दावा तो 12 से ज़्यादा किया जा रहा है। ये आने वाला 4 जून को ही बताया जाएगा। हमारे इस वीडियो को अगर आप फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।